सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो है हमारा ग्रेविटेशन का आगे का पोर्शन। लास्ट पोर्शन में हमने ग्रेविटेशन ही कंटिन्यू किया था, स्टार्ट कर दिया था। और आज हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे एक जनरल तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल की। और इसके बेस पे जितने भी आगे के जो हम फिगर्स देखेंगे या फिर केसेस देखेंगे वो निकाल देंगे। कुछ एक क्विक रिकैप लास्ट वीडियो का, उसमें हमने देखा था कि जो वर्क डन होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, माइनस जी एम अपॉन आर। ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। दो पॉइंट्स के बीच में कैसे पोटेंशियल देखते हैं हम। अगर कोई मास है, मेन मास है, और पॉइंट पी पे अगर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो वो एम हो जाएगा हमारा माइनस जी एम अपॉन आर। एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज देखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक। और मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू शेल। सबसे पहले हम एक शेल कंसिडर करने वाले हैं। शेल जो है ये एक सरफेस बॉडी होने वाली है, ये एक वॉल्यूमिनस बॉडी नहीं है। तो स्फेरिकल शेल है, इट मीन्स इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, चलिए अब ये है इस शेल का सेंटर, और ये हम एक पॉइंट ले लेंगे आउटसाइड द शेल। ठीक है, तो हम केसेस फिर देखेंगे कि इस आउटसाइड द शेल को फिर हम इस पॉइंट को हम सरफेस पे लाएंगे, इस पॉइंट को हम इनसाइड द शेल लाएंगे। अभी हम फर्स्ट केस लेने वाले हैं जो है आउटसाइड द शेल। ठीक है, अब ये है हमारा सेंटर। ये जो डॉटेड लाइन है इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर। जो रेडियस है इस शेल का ये हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल आर। देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस सेंटर से, स्फेरिकल शेल के सेंटर से सेक्शनल पॉइंट की डिस्टेंस है, ये है हमारी स्मॉल आर। प्लीज ध्यान से ये जो नोटेशन है इनको आप ध्यान से देखिए। ये है हमारी स्मॉल आर। अगर आपको आर में प्रॉब्लम है तो आप स्मॉल ए भी ले सकते हैं। अब हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं इस सरफेस पे शेल की। वो भी हमारा होगा आर डिस्टेंस से। देखिए अगर कोई सरफेस पे है तो सेंटर से डिस्टेंस उसका आर होगा। और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए हम जो एक आर्क होता है या कर्व होता है उस पर बहुत छोटा डिस्टेंस हम एक प्लेन की तरीके से लेते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड लाइन है ये भी आर डिस्टेंस पे है, और ये दोनों जो लाइंस हैं ये आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इस जो एक हमने जो ये लाइन बनाई है, हाईलाइटेड एरिया है, इस पॉइंट से उस पीक का पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको समझ आ गई, बेसिक ज्योमेट्री यहीं तक है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है एक सरफेस से डिस्टेंस उस पॉइंट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एंगल्स देखेंगे। ये जो एंगल है इस रेडियस वेक्टर का जो एंगल है वो होगा हमारा थीटा। ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन आर से एंगल होगा वो थीटा। तो स्मॉल एंगल है बहुत, वो हो जाएगा हमारे पास में डी ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि जो एंगल होता है वो हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल जो थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्म में। तो अब देखिए हम यहाँ पर ये जो हमने एक हाईलाइटेड पोर्शन बनाया है सरफेस पे, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसको हम आर्क और आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। नाउ आर्क क्या है, यहाँ पे आर्क है ये छोटा सा डिस्टेंस, इसको हम थिकनेस भी अब आगे कंसिडर करेंगे कि ये थिकनेस है। ठीक है, तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगी हमारे पास में ये पोर्शन, जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये हो जाएगा हमारे पास में आर इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं। अब अगर हमारे पास में एक पॉइंट होता
तो सीधा माइनस जी एम अपॉन आर आ जाता है। अगर एम मास है, बहुत बड़ा मास है, उसको हम पॉइंट मास कंसिडर करके माइनस जी एम अपॉन आर लिख देते हैं। अगर ये इतना बड़ा शेल है तो हर एक पॉइंट की इसकी जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी से वो अलग होगी। तो हर किसी का पोटेंशियल निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे स्फेरिकल शेल के। अब देखिए ये डिस्टेंसेस जो मैंने बनाई है, सबके डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। सरफेस की पॉइंट से पी का डिस्टेंस अलग है, कोई इंटीरियर पॉइंट से पी का डिस्टेंस अलग है। तो हर किसी के लिए हम सिंपली माइनस जी एम अपॉन आर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि आर ही फिक्स नहीं है हमारे पास में। हम आर कैसे फिक्स करेंगे? इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरीके की कंटिन्यूस बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं। तो हम एक पॉइंट का कुछ सर्टेन एलिमेंट का हम लेंगे। सरफेस एरिया जो होता है, ये सरफेस का मैंने बताया था एक बॉडी है, तो हम कुछ एक एलिमेंट लेंगे उस शेल का, और उसके बाद उसको हम पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? तो ये जो हमारे पास में स्फीयर है, ये क्या है? एक सॉलिड है। ये सॉरी, ये सॉलिड नहीं है। स्फीयर की जब कंसिडरेशन करेंगे वो होगी हमारे पास वॉल्यूम, और शेल की जब करेंगे वो सिर्फ हमारी सरफेस होगी। तो नेक्स्ट वाली जो डेरिवेशन है वो होने वाली है हमारी स्फीयर की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम एक एक पट्टी काटेंगे। ठीक है, अगर लेमन टर्म्स में मैं समझाऊं तो हमें एक पट्टी निकालेंगे इसमें से, जो स्फेरिकल जो सरफेस, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस की कुछ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, पूरा सरफेस है और पूरा सरफेस है, उसका हम एक कुछ पोर्शन हम निकालेंगे। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में भी हम इसी तरीके से करते थे। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है उसमें हम इसी तरीके से किया करते थे। ठीक है, तो हमने एक पट्टी निकाली, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट निकाला, और ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, एक्चुअली में ये स्फीयर के फॉर्म में, ये सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो एक सर्कुलर सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है आप बताइए? इसकी थिकनेस है हमारे पास में आर डी थीटा। ठीक है, अब इसका अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या, ये है किस फॉर्म में? ये सर्कुलर फॉर्म में है। अगर सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसका सबसे पहले तो हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, और लेंथ इनटू थिकनेस कर देंगे। अगर दो चीज़ें अगर लेंथ की है, उनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एरिया एलिमेंट मिल जाता है। तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो हम किस तरीके से निकालेंगे? उसके लिए हमको सर्कमफेरेंस पता होनी चाहिए। सर्कमफेरेंस जो इसकी होगी वो सिंपली इस शेल की सर्कमफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि शेल की सर्कमफेरेंस ये सर्कल नहीं है। ठीक है, तो इस पट्टी की जो हमको सर्कमफेरेंस निकालनी है उसके लिए हम इस पट्टी का हमारे पास में क्या होना चाहिए? इस पट्टी का हमारे पास में रेडियस होना चाहिए, तभी तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो थिकनेस हमारे पास ऑलरेडी है आर डी थीटा। अब इसकी जो रेडियस है उस निकालने के लिए हमको पहले इसके फिगर को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी 2D है, तो लेकिन हम 3D में जब देखेंगे तो ये डॉटेड लाइंस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है। ये जो रेड स्ट्रिप है हमारी सरफेस एलिमेंट, ये क्या है? ये एक तरीके का 3D है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बताइए कि इसका रेडियस क्या होना चाहिए? आप फिगर देखिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आपको याद आ रही है तो देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो हमारा क्या होगा। वीडियो पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं कि जो इतना पोर्शन है ये क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन के फॉर्म में होगा या कॉस के फॉर्म में होगा? तो ये पोर्शन होगा हमारा साइन के फॉर्म में। दिस विल बिकम आर ऑफ साइन थीटा। देखिए जूम करके मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा हमारे पास में आर साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो एलिमेंट है वो हमारे पास में आर साइन थीटा होता है। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि जो रेडियस है वो, अब ये देखिए मैं इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि यही एप्लीकेशंस आपको हर आगे के सारे फिगर्स में लगानी पड़ेंगी। ये बेसिक्स हैं कि हमको किस तरीके से एलिमेंट चूज करना है, उस एलिमेंट से फिर डिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है, और फिर हमको आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करनी है। अब आगे का काम सिंपल है। देखिए सर्कल, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है इसकी सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास में? सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। सरकमफेरेंस क्या होती है फॉर्मूला सर्कुलर कोई भी कर्व का? 2 × πr। तो 2 πr होगी हमारे पास में। ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है? आर साइन थीटा। अब देखिए, अब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इसको देखें और थिकनेस है हमारे पास में आर डी थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों चीज़ें। तो
आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। क्या ये सही है एक्सप्रेशन? बताइए आप, क्या मिसिंग है यहाँ पे? जी हाँ, ये हमारे पास में 2 पाई तो हमने लगाया ही नहीं, 2 पाई तो हमने लगाया नहीं। मैं यही चीज़ आपकी चेक कर रहा था, प्लीज़ अटेंटिव रहिएगा कि बहुत छोटी चीज़ है ये, हमको रेडियस को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको सर्कमफेरेंस देखनी है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी पूरी सर्कमफेरेंस बनेगी। और इसके बाद की जो चीज़ है वो होगी हमारे पास में आर डी थीटा। चलिए, इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद होगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा होगा हमारा सरफेस एरिया। अब हम देख लेंगे इसकी जो डेंसिटी वाला पोर्शन है और वॉल्यूम वाला पोर्शन है उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम एलिमेंट सॉरी, जो वॉल्यूम इसकी हम निकालेंगे वो वॉल्यूम को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी के साथ में, तब जाके हमारे पास में क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया, अभी तो हमारे पास में सरफेस एरिया है, तो इसके बेस पे जो डेंसिटी निकलेगी वो क्या होगी? मैं इसको रब करके वापस लिखता हूँ, आप पीछे वाला पोर्शन आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। सरफेस एरिया हमारे पास में आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब इसकी जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी किस फॉर्म में होगी? वो सरफेस डेंसिटी होगी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वॉल्यूमिनस एलिमेंट हमने नहीं लिया है। तो हम अगर सरफेस डेंसिटी देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा के साथ में। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी रो के साथ में रिप्रेजेंट होती है, सरफेस डेंसिटी होगी सिग्मा के साथ में। तो ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये एक तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में जो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ओ क्यू पी ट्राइंगल। तो इसमें जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा ओपी, और जो एंगल है, एंगल ओ क्यू पी, वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। आप देख सकते हैं, क्योंकि एंगल है तो क्लियरली 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट है एक्स वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? यहाँ से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, या फिर हम ट्रायंगल लॉ ना समझे तो वो कोसाइन लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ नहीं होगा, सॉरी, कोसाइन लॉ होगा। उससे हम आर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स आर के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये 11th क्लास 12th क्लास में हमने काफ़ी बार किया है। स्मॉल एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोसाइन लॉ होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कोसाइन लॉ। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपन आर। ऊपर वाले टर्म को आप रखिएगा, बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम मास और वॉल्यूम कंसिडरेशन कर लेते हैं। मैंने ये थोड़ा सा पहले लिख दिया है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसको बाद में लिखना चाहिए था। तो वही जैसे मैं बात कर रहा था, सिग्मा थी हमारी जो डेंसिटी वाला पोर्शन था, और डेंसिटी हमको लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। ठीक है, मास आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, वॉल्यूम में आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, अगर सरफेस डेंसिटी है तो मास अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एम, जो हो जाएगा इसका शेल का, ये सॉरी शेल का एम नहीं है, ये है एलिमेंट का, जो सर्कुलर एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, ये इस सर्कुलर एलिमेंट का एम है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। चलिए, ये चीज़ आ गई। अब डी वी क्या निकालेंगे? जो वॉल्यूम है वो अगर वी है तो वी तो माइनस जी एम अपन आर है, लेकिन हमको अभी डी वी निकालना है, छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल निकालना है। इस पोटेंशियल, इस जो सर्कुलर स्ट्रिप है, इसका पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा? तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं सारी चीज़ें। एम की वैल्यू रखी, माइनस जी एज इट इज, एम हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अपॉन में क्या है? अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में, देखिए डिस्टेंस बहुत ध्यान से लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे हमको
डिस्टेंस बहुत ध्यान से लिखना है, ये हो जाएगा स्मॉल x। ठीक है, तो अब यहाँ तक आके हमारा बेसिक डेरिवेशन का जो जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट यहाँ पे आके पूरा हुआ है। इतना प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आगे की चीज़ तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन था हमारे पास में। चलिए आगे का हम क्या देखने वाले हैं, आगे देखेंगे। वापस वहीं पे आ जाते हैं, सॉरी मैंने उसको पहले लिख दिया था कोसाइन लॉ पे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RR कॉस थीटा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशियल लिया तो क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेडियस है, स्मॉल आर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट का। तो ये दोनों तो इनका डिफरेंशिएशन कुछ होगा नहीं, तो जीरो और जीरो हो जाएगा। -2 RR कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास में डी थीटा। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ 2 RR साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ रही है। अब इस चीज़ को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अब समझ आ जाएगा कि अब जो पोर्शन बचा है काफ़ी सिंपल हो गया है। तो डी वी की वापस वैल्यू, डी वी इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा जी अपॉन एक्स। तो x की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। माइनस का साइन है, मैंने शायद यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस का साइन भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये चीज़ हमारे पास में मिल जाएगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे ताकि सामने ही रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, फिगर के साथ में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे, कंसिडर करेंगे ट्राइंगल क्यू ओ पी। अब आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल क्यू ओ पी के अंदर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज़ करेंगे। अब वो क्या चीज़ होगी, तो देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा है वो तो हमारे पास में मिल जाएगा हमको, साइन थीटा और कॉस थीटा देखेंगे। साइन थीटा वो तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिल जाएगा हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है एक्स अपॉन आर। ठीक है, और कॉस थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे पास में, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत किसकी है, साइन थीटा की, क्योंकि हमने देखा था कि x जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो x किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम उठा के हमारी डी की इक्वेशन में लिख देंगे, और सॉरी डी में तो हमारे पास में x ऑलरेडी है, तो देखिए काम आया ही नहीं वो x, क्योंकि x तो हमको यहाँ से लेना लेफ्ट हैंड साइड वाले x से। ठीक है, तो x तो हमको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर से मैंने देख लिया, और एक्चुअली में हमको x की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉरी फॉर दैट। नाउ इसके बाद में इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, नीचे आ गया हमारे पास में x, लेट्स कैंसिल, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है साइन थीटा डी थीटा आर कैंसल्ड, dx हमारा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, dv becomes -2πr sigma g dx upon small r. Now all the things are constant, तो हम अगर इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। देखिए ये लिमिट्स लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हमारे पास में अगर पॉइंट इधर होता, इस पॉइंट पे होता, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ करने के तो हमको सिंपली लिख देते हैं हम -r टू +r, या फिर हम लिख देते हैं 0 to
0 to 2r, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस था। हमको देखना है पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P। तो एक्सटर्नल पॉइंट P के अंदर हमारे पास में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहाँ पर है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल है पॉइंट P पे, तो यहाँ पर स्मॉल r का भी कंसिडरेशन आ जाती है। तो हम स्मॉल r से लेके इस पॉइंट से लेके राइट हैंड साइड वाला जो स्फेरिकल शेल का पोर्शन है, इससे लेके लेफ्ट हैंड साइड तक कैसे जाएंगे? तो देखिए, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ एक वर्ड बोल रहा हूँ, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। अब देखिए ध्यान से, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? ये मैं आपको फिगर से वापस समझा देता हूँ। ये हमारा स्फेरिकल शेल था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से ये रेडियस जो जुड़ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास में P पॉइंट। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये है स्मॉल r। अगर ये सिर्फ सरफेस को हमको इंटीग्रेट करना होता तब तो हम कर लेते सिर्फ 0 to 2r लगा के, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेना है कि इन दोनों पॉइंट्स का एज अ स्फेरिकल शेल होल उस एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इसके लिए हमको इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस, इसको इन दोनों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, जो आप देख सकते हैं, जो ब्लू शाइनिंग से मैंने हाईलाइट किया है, वहां से लेके हमको इंटीग्रेट कहाँ तक करना है? वो ऑरेंज पॉइंट तक, वो हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो ये राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जो हम लिमिट्स लेंगे, वो हो जाएगी स्मॉल r माइनस R से लेके स्मॉल r प्लस कैपिटल R। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन PYQs में आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये IIT जैम में, TFI और में जेस्ट में डायरेक्ट इसके ऊपर स्फेरिकल शेल बहुत एक फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। तो ये तुम देख सकते हैं कि जो हमारी लिमिट्स आएगी इंटीग्रेशन की, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, जो dx की लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो हमको देखना है r माइनस R से लेके r प्लस R तक। आप प्लीज़ पॉज करके वीडियो को रोक के ध्यान से इस फिगर को समझिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कॉन्सेप्ट, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको आराम से समझिए, ठीक है। अब हमको लिमिट्स पता चल गई है, तो जो dv है पोटेंशियल, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास में v आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv। लिमिट्स लगाएंगे स्मॉल r माइनस कैपिटल R से लेके स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक, ठीक है। माइनस साइन 2 पाई r सिग्मा g एज इट इज़ अपॉन r एज इट इज़। dx की लिमिट हमारे पास आ चुकी है, बाकी सारी चीज़ें को हम कांस्टेंट ले लेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, वो हो जाएगा dx का। तो हमारे को मिलता है माइनस 2 पाई r सिग्मा g अपॉन स्मॉल r। dx को इंटीग्रेट किया तो सिर्फ x आया, इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करी r माइनस r प्लस r। तो हम जो देखते हैं वो कुछ ये होता है, r प्लस r माइनस r प्लस कैपिटल R। तो स्मॉल r टू स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा हमारे पास माइनस 2 पाई, सॉरी माइनस 4 पाई, 2r का आ जाएगा माइनस 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा g अपॉन r। अब आप अगर ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, तो आपको क्या पता चलता है? माइनस 4 पाई r स्क्वायर किस जगह इंडिकेट कर रहा है? माइनस 4 पाई r स्क्वायर तो हमारे को शायद स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया और मल्टीप्लिकेशन में क्या है? सिग्मा। तो एरिया इंटू सिग्मा क्या होता है हमारे पास में? मास। तो क्या हम इस पूरे पोर्शन को, जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे पोर्शन को क्या हम मास लिख सकते हैं? देखा आपने हमको क्या एक्सप्रेशन मिला? ये जो माइनस 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा है, ये हमको मास मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी अपॉन आर। तो ये तो हमारे पास में वापस जनरलाइज इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी डेरिवेशन v के ऊपर। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखिए हमको क्या पता चलता है, ये जो है केस फर्स्ट, सॉरी ये केस फर्स्ट है। मैं आगे के केसेस को केसेस 2 और केसेस 3 नहीं लिख रहा, मैं अब जो केस होगा वो फर्स्ट केस होगा। अगर कोई पॉइंट
ये जो पी पॉइंट है इसको मान लेते हैं कि ये सरफेस पे है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल आर। तो अब हमारे पास में पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस एम जी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये क्या हो गया, ये समझाता है कि जो मास कंसंट्रेट है वो किस तरीके से लिखता है कि वो सेंटर पर ही है। देखिए अगर वो सेंटर पर है तभी तो जो डिस्टेंस हमने ली है, जो डिस्टेंस लिया है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, वो कैपिटल आर आ रहा है, मतलब रेडियस पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्फेरिकल शेल का मास है पूरा किस पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। अब देखिए केस सेकंड में क्या होगा कि हम पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट इनसाइड द शेल होगा। अब इनसाइड द शेल के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इनसाइड द शेल के लिए आप देखिए, मैं वापस से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा अंदर। तो अब जो कैपिटल आर है वो हो जाएगा बड़ा। सेम प्रोसेस वापस रिपीट करना है, कैपिटल आर हो जाएगा बड़ा, स्मॉल आर हो जाएगा छोटा। वापस हमको एलिमेंट लेना है, ये पॉइंट बना लिया हमने पी पॉइंट, ये डिस्टेंस वापस आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, वापस हमको एलिमेंट चूज करना है, वापस वो थीटा दी थीटा करके, ये वापस आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ इसको समझा देना है कि सिमिलरली जो इंटीरियर पॉइंट होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है। बस जो लिमिट्स लगती है वो, जो लिमिट्स होगी वो यहाँ पर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर थी ऊपर, तो यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, बस इतना इससे फर्क आएगा। देखिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होगी वो हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस बड़ा हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर टू आर प्लस आर। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहने वाली हैं, माइनस टू पाई आर, माइनस टू पाई आर सिग्मा जी अपॉन आर। और इसकी जो जब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट्स पुट करके तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस फोर बाई आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन आर, और वापस वही सेम चीज़ माइनस एम जी अपॉन आर। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल आर था डिनोमिनेटर में और ये था कैपिटल आर। अब ये हो जाएगा सेम एज पॉइंट ऑन दी सरफेस। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट हमारा इनसाइड द स्फेरिकल शेल भी है तो वो भी इसी तरीके से उसका पोटेंशियल होगा जैसे कि वो उसकी सरफेस पे हो। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी यहाँ से। चलिए, ये थी डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत छोटी सी थी, कॉन्सेप्ट सिर्फ फिगर देख के समझना था और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी। ठीक है, ये मेरी डेरिवेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ वही है, बस थोड़े से ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख रही है। अब अगली चीज़ हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू शेल। नाउ फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम वैसा ही होता है जो हम ग्रेडियंट लेते हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल लेंगे वी का, वी पोटेंशियल का, तो हमारे पास में हो जाएगा डेल वी बाय डेल आर। तो डी बाई, इसमें फर्स्ट केस है पॉइंट आउटसाइड द शेल, इसकी हमारे पास में पोटेंशियल आया था माइनस एम जी अपॉन आर। तो इसका डिफरेंशियल किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही कॉमन डिफरेंशियल है। इसके बाद है पॉइंट ऑन द सरफेस। पॉइंट ऑन द सरफेस के लिए हम स्मॉल आर को इक्वल करेंगे कैपिटल आर के, तो सेम चीज़ है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल तो माइनस एम जी अपॉन आर स्क्वायर आ गया। नाउ लास्ट केस है हमारा पॉइंट इनसाइड द शेल। अब देखिए पॉइंट इनसाइड द शेल जो है वो हमारे पास में क्योंकि v हमारे पास में कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, देखिए हर पॉइंट पे, हर सारे जितने पॉइंट्स हैं उस हर जगह पे v कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस एम जी अपॉन कैपिटल आर। ये हमने देखी कि इनसाइड द शेल हर पॉइंट पे यही है, तो अगर v हर जगह पे यही है तो चेंज तो उसमें है ही नहीं स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा इसका रिजल्ट, और नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल। अगली डेरिवेशन जो है वो हम देखेंगे पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का भी सेम केस है। अभी देख लेते हैं कि ये कितनी बार पूछा हुआ है। मैं ग्रेविटेशन का जो हमारे पी वाई क्यूज़ की फोल्डर है उसमें हम देख सकते हैं काफ़ी बार टाइम एंड अगेन ये चीज़
बहुत रिपीटेडली पूछी गई। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा है 2014 में, और ये ग्रेविटेशन फील्ड ही हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो द डेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a इज गिवन बाय rho is equals to rho naught a upon r, ठीक है, where rho 0 is the density at the surface and r denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to this sphere. अब देखिए स्फीयर वाली बात है, स्फीयर वाली हम अभी करने वाले हैं, बस r की जगह a कर दिया है। इसमें जो नोटेशन है वो सब चीज़ें चेंज कर रखी है, जो x था हमने हमारी डेरिवेशन में उसको इसने a कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फील्ड निकालना है, ये पता पूछते हैं फील्ड के साथ में, फिर पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें ही पूछते हैं। जैसे इसमें हमको फील्ड निकालनी है, सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद डेल वी बाय डेल आर कर देंगे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास में हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से जो बाकी के भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आर है, आर कैपिटल आर है, एक्स है, इनकी चीज़ें जो है ये जो नोटेशन से चेंज कर सकते हैं, थीटा को फाई कर देंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें। रो है तो रो का आपको पता है वॉल्यूम डेंसिटी होती है, सिग्मा जो होता है वो हमारी सरफेस डेंसिटी होती है। ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक नोटेशन से ये चेंज नहीं होंगे। तो उसके बाद देखिए वापस एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये जो 2021 का ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, इसके वेलोसिटी हमने देख ली है। इसके बाद देखिए 2023 में जो रिसेंट क्वेश्चन आया है तो वो ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी का पूछा है, और जो 2023 में पोटेंशियल्स का है वो एग्जैक्टली वही डेरिवेशन जो हमने अभी जस्ट पिछले अभी सेक्शन में जो हम करते आ रहे हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग से, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। फिर बोलता है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मेजर पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ही है, ठीक है। तो होगा ये शायद 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और अंदर के इंटरनल इंटरनल क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो सेकंड वाला है एस्केप वेलोसिटी का वो शायद 5 मार्क्स का ही होगा। लेकिन आप देखिए कि आपके पूरे जो हैं वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे हो जाएगा इसके वेलोसिटी का, तो और जो ऊपर वाला दो है वो हमारे अभी वाले डेरिवेशन में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे यही होते हैं ग्रेविटेशन में। आपको हमने जब पी वाई क्यू एनालाइज कर रहे थे तभी बता रहे थे, इस तरीके से हमने जो भी हमारा ये जो पी वाई क्यू का डिस्कशन था उसमें सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अब ऊपर तक आ गए हैं तो देख लेते हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। 2012 से लेके 2024 तक हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। और ये हमारा सिलेबस था, तो हम देख लेते हैं कि हम पढ़ ही रहे हैं तो हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर कर लिया है ऑलरेडी। देखिए इतना पोर्शन जो येलो में कवर हुआ है ये सारा कुछ हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, इतना पोर्शन पूरा हो चुका है, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में होने वाला है, तो ये चीज़ थी, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम आगे देखेंगे। चलिए हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, जो स्फीयर वाला था उस कॉन्सेप्ट को वापस देखते हैं। चलिए, नाउ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, अब इसमें हम फर्स्ट केस लेंगे, पॉइंट आउटसाइड दी स्फीयर। अब देखिए जब हम स्फीयर की बाहर की बात करते हैं तब हमको देखना है कि जो स्फीयर होता है वो एक वॉल्यूमिनस क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब वो पूरा होल होता है, उसमें खाली अंदर से हॉलो नहीं होता, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्फीयर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू ऑल स्फेरिकल शेल्स कंस्टिट्यूटिंग द स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि एक स्फीयर को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे स्फीयर से बना हुआ है, ठीक है। तो उन सारे स्फीयर का पोटेंशियल उस पॉइंट पी पे हम देखेंगे कि उन सारे स्फीयर्स का जोड़ के जो पोटेंशियल पी पे आएगा उसी को हम बोलेंगे कि इस एक सॉलिड स्फीयर का हमारा पोटेंशियल है। इसका मतलब, कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, उसमें अगर हमारे पास में 100 छोटे छोटे स्फीयर हम उसको मानते हैं, तो उन 100 स्फीयर्स का हम पोटेंशियल देखेंगे
फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि कंटिन्यूस क्वांटिटी है, और फिर हम निकालेंगे। अब देखिए 3D फिगर होता है स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है? 3D फिगर होता है। तो अब इस तरीके के पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये वॉल्यूम एक वॉल्यूम डेंसिटी वाली एक क्या कहते हैं फिगर है, मतलब ये जो सरफेस है ये पूरी वॉल्यूमिनस क्वांटिटी है, ठीक है। और रो होता है हमारे पास में वॉल्यूम डेंसिटी, इतना आपको पता है। सेम फार्मूला सेम चीज़ लगेगी। वहाँ पे हमारे पास में क्या लिया था? हमने वहाँ पर लिया था एक सर्कुलर, हमने एक एलिमेंट लिया था, ठीक है, सरफेस का एलिमेंट लिया था। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम है, तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमको एक वॉल्यूमिनस एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरीके से लेंगे हम आगे देख लेते हैं। अभी एक पॉइंट पी एक्सटीरियर पॉइंट है जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम क्या लेंगे? एक स्मॉल स्फीयर लेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटे 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 स्फीयर को लेंगे हम, और फिर उन सबका इंटीग्रेट करके हम इस पॉइंट पी पे निकालेंगे। शेल में था, शेल में हम क्या लेते थे? स्मॉल सरफेस लेते थे, एक एलिमेंटल सरफेस लेते थे जो कि सर्कुलर होता था, ठीक है, जिसको हम पट्टी भी बोलते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप। तो ये डिफरेंस है आपको पढ़ने के लिए, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, स्फीयर और शेल में डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास में एक होल सरफेस होती है स्फीयर की। अब इसमें अंदर हमने मान लिया एक स्फीयर, एक सरफेस लेंगे, इस तरीके से मल्टीपल स्फीयर्स हम कंसिडर करते हैं। चलिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और आप साथ साथ में जो अपने नोट्स हैं या जो भी जिसमें भी आप कॉपी में ब्लैंक पेज में आप बना रहे हैं, तो उसमें ये साथ साथ में बनाते जाइए। चलिए, अब हम ले लेते हैं एक स्फीयर, सेंटर से डिस्टेंस लिया हमने स्मॉल आर टू अ पॉइंट पी। वी कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस, या फिर हम एक स्फेरिकल पोर्शन लेते हैं, ठीक है। वो इस सेंटर के अराउंड ही है, ये कंसेंट्रिक है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक हमने कंसिडर किया है इस चीज़ को। अब ये जो पॉइंट है ये अज्यूम्ड हमारा स्फीयर है, ठीक है। एक तो मेन स्फीयर था हमारा, ये हमने लिया है अज्यूम्ड स्फीयर। इसका मतलब क्या होता है अज्यूम्ड स्फीयर का? कि हम इस स्फीयर को अज्यूम करेंगे और फिर यहाँ से इसका पोटेंशियल हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक हमने देखी है, तो वापस वही सारी चीज़ें। अब ये जो पोटेंशियल था ये किस तरीके से पोटेंशियल था? तो ये जो पोटेंशियल हमने लिया है, ये v जो हम p पॉइंट पे लेंगे इस पूरे स्फीयर का, ये पहले तो हम लेंगे अज्यूम्ड स्फीयर का प्लस अदर स्फीयर्स। अब अदर स्फीयर्स क्या है? एक तो भाई हो जाता है हमारा मेन स्फीयर अंदर वाला, उसका पोटेंशियल जोड़ेंगे, और दूसरा पोटेंशियल जोड़ेंगे हम उसके बाहर वाले जितने स्फीयर्स थे उन सब का। और हम ये मान लेते हैं कि जो बाहर वाले स्फीयर्स हैं उसका जोड़ के पोटेंशियल पी पॉइंट पे, और अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल पी पॉइंट पे, इन दोनों को जोड़ के हमारे पास में टोटल पोटेंशियल इस स्फेरिकल स्फीयर का मिल जाएगा हमको, ठीक है। चलिए, potential at P due to sphere V is equals to minus mg by r. Sphere behaves as its whole mass is concentrated at its center O, ठीक है। इतनी बात समझ आई। V is equals to minus जी एम अपॉन आर। अगर मान लीजिए कि ये r सरफेस पे होता तो इसका क्या होता? R is equals to r, और रेडियस ऑफ द स्फीयर होता, और जो डिस्टेंस होता वो हो जाता V is equals to minus एम जी अपॉन आर होता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब मान लीजिए कि ये जो है ये सरफेस के हम अंदर वाला केस लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट पी का है, ये इसके अंदर है। अब कैसे किस तरीके से हम इसको कंसिडर करने वाले हैं? तो अब हम लेंगे
एक हमारा जो अज्यूम्ड स्फीयर लिया था हमने, ये जो अज्यूम्ड स्फीयर लिया था, हम ये कहेंगे ये जो अज्यूम्ड स्फीयर है ना, इस अज्यूम्ड स्फीयर के ही सरफेस पे ये पॉइंट पी है। मैंने क्या बोला कि हमारा जो मेन स्फीयर था उसके अंदर एक पॉइंट हमको कंसिडर करना है पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम एक अज्यूम्ड स्फीयर लेंगे रेडियस स्मॉल आर का, ठीक है, स्मॉल आर का रेडियस लेंगे आर का, और उसके उस पे हम इस पॉइंट पी को कंटेन कराएंगे कि वो उस सरफेस पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक थिकनेस की एक हम वॉल्यूमिनस एलिमेंट लेंगे dx थिकनेस की, ठीक है। पॉइंट पी, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट रेडियस आर, डिस्टेंस आर, स्फीयर कैन बी अज्यूम टू बी मेड ऑफ मैनी कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो अंदर वाले स्फीयर का है इसका पोटेंशियल, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा v1। फिर जो dx थिकनेस है यहाँ से p से लेके और हम कैपिटल R तक, वहाँ तक हम इंटीग्रेट कराएंगे उन कंसेंट्रिक सर्कल्स को, ठीक है। तो लेट एन इनर सरफेस ऑफ रेडियस r हैज द पॉइंट p ऑन इट्स सरफेस। इतना समझ आए। अब देयरफॉर पोटेंशियल एट p ड्यू टू इनर स्फीयर, ये क्या होगा, हमने पिछले उसमें वीडियो पे उसमें अपर वाले सेक्शन में देखा था कि सरफेस पे होगा तो क्या होगा, एम जी अपॉन आर, ठीक है। तो सिंपली निकल गया एम जी अपॉन आर। अंदर वाला जो स्फीयर है, अब उसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा हमारे पास में, तो रो इंटू 4/3 πr क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होता है, रो होती है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। नाउ v1 आ गया हमारे पास में, अंदर वाले स्फीयर का v1 आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में -4/3 πr क्यूब g रो अपॉन r। तो एक r से एक r कैंसिल। नाउ अब हम आगे चलते हैं टू डिटरमाइन, ये आ गया v1, टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट p ड्यू टू ऑल दी आउटर शेल्स। अब देखिए इनर शेल का हो गया, अब इनर शेल से बाहर वाले शेल की सरफेस तक बीच में बहुत सारे स्फेयर्स हैं, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल अदर आउटर शेल्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ शेल ऑफ रेडियस x, एक शेल ली, ये वॉल्यूमिनस शेल है देखिए, एंड थिकनेस dx। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास में, अब देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये हमने फिगर लिया, ठीक है। ये पॉइंट P था इनर वाले स्फीयर के अंदर। अब इसके बाद जो बड़ा वाला स्फीयर है, इस पूरे तक पहुंचने में अंदर हमारे पास में क्या करेंगे, हम बहुत सारे स्फीयर्स कंसिडर करेंगे। तो हम उसकी बजाय क्या करते हैं, dx थिकनेस की हम एक पट्टी ले लेते हैं, वो वॉल्यूमिनस पट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो पिंक डॉटेड लाइंस हैं ये हमको यही बताती हैं dx थिकनेस की जो पट्टी है। चलिए ये चीज़ हमने देख ली। आप प्लीज़ इसको इमेजिन कीजिएगा। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले उसके लिए गूगल सर्च करिएगा या फिर वीडियो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आती है चीज़ें, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है हमारी वॉल्यूमिनस स्ट्रिप है, ये x डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। तो बताइए इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकालेंगे 4πx²। 4πx² मतलब उसका सरफेस एरिया और इंटू थिकनेस, तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी। तो देखिए अब ध्यान से 4πx² क्यों निकाला, क्योंकि पूरा स्फीयर है, तो एक तरीके से इसका पूरा सरफेस एरिया और इसकी थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो वॉल्यूम के आ जाएंगे। दो जो डायमेंशन है वो लेंथ के हैं, एक डायमेंशन लेंथ का है तो 2 × 1 3 डायमेंशन लेंथ के, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए कि मैंने सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्यों किया है, तो हमारे पास में वॉल्यूम मिल जाएगा। और 4πx² क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास में जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो 4πx² होता है, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम होगा। चलिए वो मास क्या होता है, तो मास होता है सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, रो लगेगा, तो रो इंटू 4πx² dx, ये हमारे पास में आ गया m। तो अब क्या निकालना है हमको, अब हमको पोटेंशियल निकालना है। तो v होता है -gm अपॉन डिस्टेंस होता है हमारे पास में, तो ये हम देख लेंगे, तो gm अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो g अपॉन एक्स, m की वैल्यू लगा देंगे, रो 4πx² dx, ये हमारे पास में आ गया है। अब नोट्स देख लेते हैं डायरेक्ट, वहाँ से फटाफट काम हो जाएगा हमारे पास में। फिर इंटीग्रेट किया स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, क्योंकि हमको वहीं तक जाना था, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर का तो हमने निकाल ही रखा है भाई, फिगर में हमने देखा ना, अंदर वाले इसका तो निकाल ही रखा है,
-4 पाई, तो हमको उस पॉइंट आर से लेके बड़े कैपिटल आर तक यहीं तक लिमिट चलानी है, तो यहाँ पे तो लिमिट और सिंपल है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की इक्वेशन में हमने लिमिट्स लगा दी है आर से कैपिटल आर तक, और फिर इसको इंटीग्रेट किया। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, अंदर एक्स डी एक्स बच जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। एक्स स्क्वायर बाय 2 के बाद में हम इसमें हमारी स्मॉल आर और कैपिटल आर लगा देंगे, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, -4/3 पाई रो जी 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2। अब ये किस तरीके से आया है, देखिए आपको एग्जाम में ये सभी लिखना है, डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन ये किस तरीके से आया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको इसका जो सिंप्लीफाई वर्जन है वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से ये यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे कर रहा है कि -2 पाई रो जी, अंदर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, रो होता है हमारे पास में, देखिए रो क्या होता है, 4/3 पाई 4/3, सॉरी रो नहीं लेना, यहाँ पे हमको क्या लेना है, यहाँ पे हमको लेनी है हाँ पोटेंशियल की वैल्यू हमको रखनी है, तो बिल्कुल सही है। 4/3 पाई रो जी 3 r² माइनस r²/2, ये किस तरीके से है, तो इसने क्या किया है, इसने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और सिमिलरली डिवाइड बाय 2 किया है, इसी के साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 किया है और डिवाइड बाय 3 किया है, मतलब ऊपर नीचे 2 और 3 मल्टीप्लाई किया है। अब ये क्यों किया इसने, देखिए इसने ऐसा क्यों किया, ताकि हमको जो एक वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है 4/3 पाई आर क्यूब उस तरीके से हमको मिल जाए, तो इसने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइड किया 3 से, फिर पाई एज इट इज, रो एज इट इज, जी एज इट इज, ये दोनों चीज़ें सेम करेगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो डिवाइड बाय भी 2 करेगा, तो जी लिख देगा यहाँ पे, और जी के बाद क्या करेगा, जी के बाद आगे मल्टीप्लाई में लगाएगा 3 लगाया, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और अपॉन में लिख देगा 2, ये हमारे पास में आ गया पोटेंशियल। ठीक है, तो इतना काम हमको ये देखना है, क्योंकि हमको ये 4/3 पाई जी रो जी वाला एक्सप्रेशन हमको चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये आ गया हमारे पास में V2। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू होल स्फीयर, P इनर प्लस P ऑल स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, P इनर हो गया और P और स्फेरिकल शेल्स, तो इन दोनों पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, V2 ये हो गया, V1 हमारे पास में था ही, माइनस mg अपॉन आर था, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर था। ठीक है, फिर यहाँ पे m की वैल्यू लगा देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, v क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स में आते हैं, -4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी माइनस 4/3 पाई रो जी 3 r² माइनस r²/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में -4/3 रो जी हमारे पास में कॉमन आ गया है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन से सॉल्व करके बता ही देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट और लग जाएंगे, पर कोई बात नहीं, आप साथ साथ में कीजिएगा, नोट से पढ़ के पढ़ाना इजी होता है, बट मैं आपको यहाँ पे करके बता ही देता हूँ। ठीक है, P1 था हमारे पास में 4/3 पाई रो जी अपॉन स्मॉल आर, जी अपॉन स्मॉल आर, सॉरी 4/3 पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, वॉल्यूम लगा देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर होता, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए, तो -4/3 पाई रो आर स्क्वायर जी माइनस 4/3 पाई रो जी 3 r² माइनस r²/2। यहाँ से कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है, देखिए 4/3 पाई रो ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -4/3 पाई रो और जी भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा r² माइनस ऑलरेडी बाहर, तो प्लस फिर आ जाएगा 3/2 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, एक्सपेंड करके ब्रैकेट खोल के लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है कि
ये नीचे का एलसीएम ऊपर चले जाएगा 2r², और 2r² के बाद हम एलसीएम ले लेंगे 2r² प्लस 3r² माइनस 3r²। तो 2r² माइनस 3r² हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे एक नेगेटिव ऑफ -r²। प्लीज़ आप ये डेरिवेशन साथ साथ में करते रहिएगा। -4/3 पाई रो जी अंदर का ब्रैकेट कैपिटल 3r² माइनस स्मॉल r² बाय 2 -4/3 पाई रो जी। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया बी। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ कैपिटल R³ से इसको डिवाइड भी कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो क्या -4/3 पाई R³ हमको वॉल्यूम नहीं दे देगा। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, देखिए R³ मल्टीप्लाई किया और R³ मल्टीप्लाई किया। अब ये जो -4/3 R³ है और इंटू रो है, देखिए 4/3 पाई R³ रो है, ये हमको क्या देता है, ये हमको m देता है। तो हमको लिख सकते हैं यहाँ पे -mg। ठीक है, -mg, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास में 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। 3/2, सॉरी 3 तो अंदर जाएगा, यहाँ पे 3 अंदर जाएगा, 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ये आता है हमारा फाइनल पोटेंशियल, ये आता है हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। और इस बेस पे हम 2023 का PYQ कर सकते हैं। ये बहुत जगह IIT जैम के अंदर, जेस्ट के पेपर के अंदर, और नेट के CSIR नेट के अंदर, हर जगह ये बहुत काम आता है। अब इसके बाद हमारे पास जो फील्ड है, इसके हमारे पास केसेस हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेल वी बाय डेल आर करना है। और आर की जगह हमको वैल्यूज रख रख के देखनी है, आर की जगह आर इक्वल्स टू आर करना है। पॉइंट ऑन द सरफेस, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड हमने देख लिया, तो ये चीज़ें हमारे पास में हो जाती। अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि -mg/2r³ सेम है 3r² माइनस r²। इस वाले केस में क्या मिल रहा है हमको, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मिल रहा है। देखिए कैलकुलेशन तो 2 लाइन की है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में हमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रही थी फील्ड, हर जगह 1/r या 1/r² के हमको मिल रहा था रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के। ठीक है, तो ये हमने आज की बात देखी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है, या गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैट्स में होता है, इस तरह के गॉस लॉ ग्रेविटेशन में होता है। ये भी फ्लक्स की बात करता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हम गॉस लॉ उसमें कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि P बी ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मास m, ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड है, मास m एट O पॉइंट पे रखा हुआ है एट r डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट P ड्यू टू m, ये क्या होगी, ये होगी E इज इक्वल टू -gm/r² होगी। और ई एन जो है E cos थीटा, ये हमारी इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन है। अगर वो थीटा एंगल बना दी है कुछ बाहर निकलने के बाद फील्ड के, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई एन इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब बोलता क्या है, फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ओवर द होल क्लोज सरफेस। मेन लॉ ये है, फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ओवर द होल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई एन डी एस। ई एन डी एस क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल है सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में ई कॉस थीटा डी एस। ठीक है, तो ये है हमारे पास में। अब ये देखिए इसमें से निकलती है, तो ये फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है क्लोज सरफेस से, वो बताता है गॉस लॉ। देखिए अगर पूछ ले डेफिनेशन पूछ ले छोटी सी, तो ये काम आ सकता है। और अदरवाइज भी एक छोटा सा टॉपिक है, और काफ़ी पता होना चाहिए आपको। कभी इंटरव्यू वगैरह में, ऑप्शनल का इंटरव्यू हो तो उसमें पूछ सकते हैं अचानक से, छोटी सी चीज़ है। या फिर कोई और आपका CSIR नेट का है, तो उसमें भी आपका पूछा जा सकता है। ये बहुत बेसिक है, अक्सर छोड़ देते हैं इसको, लेकिन काम की चीज़ है तो मैंने सोचा बता देते हैं। ठीक है, अब गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है।
गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज -4πg टाइम्स द टोटल मास एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है, ठीक है, उसमें जो उसका टोटल फ्लक्स होता है, जो फील्ड इंटेंसिटी है, उसका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, -4πg टाइम्स टोटल मास। टोटल मास हम अगर डिस्क्रीट क्वांटिटी है तो समेशन ले लेंगे अलग अलग, और कंटिन्यूस है तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उस मास को, ठीक है। तो समेशन ले लिया, अगर डिस्क्रीट क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास में जो गॉस थ्योरम होता है। तो ये जो ई डॉट डी एस होता है, टोटल फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, -4πg टाइम्स ये होता है, ठीक है, टोटल मास। ये भी छोटी सी चीज़ है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम, अगर हमने अभी सॉलिड स्फीयर वाला पार्ट देखा, तो उसमें हम गॉस थ्योरम से डायरेक्ट ई निकाल सकते हैं। ई क्या होगा, -4πg_m, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहाँ पे हमको सरफेस एरिया है 4πr², टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 4πr² इंटू ई, जो हमने देखा, क्योंकि ई डॉट डी एस क्या होता है, अल्टीमेटली सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम। तो 4πr² ई, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और -4πg_m हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा, सॉलिड स्फीयर का ई इज टू -gm/r², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आउटसाइड द स्फीयर। उसके बाद r इक्वल्स टू आर करेंगे। देखिए डी एस जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, और डी वी क्या होता है हमारे पास में, टोटल वॉल्यूम होती है। तो हमने यही किया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट डी एस कर लिया। तो फाइनल रिजल्ट वापस हमको सेम ही मिलता है, जो हमने इतनी बड़ी डेरिवेशन की। ये गॉस थ्योरम बहुत ही 2 लाइन में हमको बताता है। लेकिन आपको जब डेरिवेशन करनी है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप गॉस थ्योरम प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा। आपको पूरी प्रॉपर डेरिवेशन उस तरीके से इंटीग्रल लगा के सारे कैलकुलेशन करके वैसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए भी वही एक्सप्रेशन आया हमारे पास में, और ये चीज़ थी हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। अब क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइसन इक्वेशन देख लेंगे हम, और इसके बाद ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे, और इस तरीके से ग्रेविटेशन का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ये तो, और साथ ही साथ में अगले क्लास में हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 2 to 3 क्लास मैं कोशिश करूँगा कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो जाएगी, आज है 26 जून, 27 और 28 को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। 29, 30 2 दिन में हम रिजिड बॉडीज़ ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो अभी का टारगेट है जून वाला, वो आपका पूरा हो जाएगा। मैकेनिक्स आपकी पूरी हो जाएगी कंप्लीट। तो आप देखिए कि हमने स्टार्ट कब से किया था, ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ के अंदर हमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ी है, और मैकेनिक्स का बहुत मेजर पोर्शन हमारा ख़त्म भी हुआ है, ठीक है। तो 80% हम कह सकते हैं कि हमारा आज की तारीख में 80% हो चुका है। सिर्फ 20% बचा है, जिसमें STR आता है, जिसमें आपका रिजिड बॉडीज आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, और 6-7 जून से हमने स्टार्ट किया था देखिए, और अप्रॉक्स हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास में 15 दिन पड़े, बीच के दिन अगर हम ना काउंट करें तो हमने 80% हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। तो आप एंड ऑफ जून तक ये हमारे पास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। यही हमने टारगेट लेके चला था कि मैकेनिक्स हम पूरा कर देंगे। तो ये आपका अच्छे से हम रिवाइज भी कर लेंगे, साथ साथ में स्पीड तो आपको पता ही है कितनी आराम आराम से हम पढ़ रहे हैं। साथ के साथ हम एक एक PYQs भी देखते हुए आ रहे हैं पिछले 10 से 12 साल के, 13 साल के, 2012 से 2025 तक, 2024 तक, सॉरी। तो ये मेरा मोटिव है, इसी तरीके से क्लासेस होने वाली हैं आगे भी, और प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। और चलिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ के आएंगे।